नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। यदि आपने पिछले अपनी क्लासों में कुछ मिस भी कर दिया है तो आप इस वीडियो को देखकर उसे पा सकते हो। चलिए चलते हैं। आज मैं आपको क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.1 कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक्स कराऊंगा ज्योमेट्री के। यदि आपको ये सारी बातें समझनी हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें तो मैं वादा करता हूं कि आपको ज्योमेट्री की छोटी छोटी जो अवधारणाएं हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बिंदु हैं, ये आपको पूरी तरह समझ में आ जाएंगे। चलिए हम बिना समय गवाए आगे चलते हैं। सबसे पहले आता है बिंदु। बिंदु से स्टार्ट होती है हमारी ज्यामिति जो है, या ज्योमेट्री से इंग्लिश में कहते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? बिंदु से। दिस इज बिंदु, पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ये पॉइंट है। जितना सूक्ष्म छोटा ये होगा उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि बिंदु वो होता है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम बिंदु कहते हैं। ये आपका समतल एक पेज है, कागज है, धरातल है, इस पर ये बिंदु है। बिंदु को हम एक अक्षर से डिनोट करते हैं, जैसे ए। बिंदु हमें किसी की लोकेशन बताता है, किसी का एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। जैसे ये है बी, इसे हम बोलेंगे बी बिंदु। ये इसका नामकरण हो गया। इस तरह हम इनको नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी। चलिए आगे चलते हैं। रेखा। रेखा को हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन। ये एक लाइन है। क्या ये? एक लाइन। लाइन क्या होती है? जिसका हमें ना आरंभिक बिंदु पता होता है, ना हमें स्टार्टिंग बिंदु। आरंभिक बिंदु मतलब स्टार्टिंग, कहाँ से शुरू हो रहा है वो पॉइंट, और कहाँ पर ख़त्म हो रही है। हमें इसका शुरुआत होने का बिंदु नहीं पता और ना ही इसका एंडिंग बिंदु पता है। उसे हम रेखा बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं किससे? ए बी। इस तरह ये इसको निरूपित करना है। कैसे लिखेंगे इसको? ए बी, और ऊपर ये साइन आएगा। तो ये है हमारी रेखा। आई बात समझ नहीं आई? उसके बाद इसकी दो विशेषताएं हैं। नंबर एक, आरंभिक बिंदु का नहीं पता, ना इसके अंतिम बिंदु का पता। दूसरी बात, इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती। लंबाई निश्चित नहीं होती। आगे चलते हैं। किरण। किरण क्या होती है? इसे किरण कहते हैं। क्यों? हमें इसका शुरुआत का जो बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, यहां से हो रही है स्टार्ट। एंड कहाँ है? नहीं पता। जैसे सूरज से जब किरण निकलती है, कहाँ से शुरू होती है वो? सूर्य से। एंड कहाँ होती है? नहीं पता। उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो खत्म, किरण वहाँ पर हट गई ऑब्जेक्ट, तो किरण आगे चली गई। इसलिए हम उसके एंडिंग पॉइंट का पता नहीं होता, उसे बोलते हैं किरण। इसको लिखेंगे कैसे? इस तरह। इसकी विशेषता क्या है? आरंभिक बिंदु पता है, एंडिंग बिंदु नहीं पता, लंबाई निश्चित नहीं होती, इसकी भी फिक्स लंबाई नहीं है। चलिए आगे। रेखाखंड, इसको बोलते हैं रे। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट की विशेषता होती है कि हमें उसकी लंबाई निश्चित होती है, पता होती है। यहां से स्टार्ट है, यहां एंड है। ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, इसे बोलते हैं ए बी। ए बी एक रेखाखंड है और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। हमें इसकी लंबाई का पता होता है। आरंभिक बिंदु पता है, एंडिंग बिंदु पता है, और इस तरह इसको लिखते हैं। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। ऐसी दो रेखाएं जो आपस में, जैसे ये है, आपस में एक दूसरे को काटती हैं, उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो काट ही नहीं रही। जब इनको हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये क्या है? रेखाएं हैं, रेखाखंड नहीं है, रेखाएं हैं। तो ये इन्होंने यहाँ काटा, तो ये कैसी रेखाएं कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी। क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी। उसके बाद चलते हैं समांतर रेखाएं। इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइंस, इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ऐसी दो रेखाएं जिन्हें कितना भी आगे बढ़ा लो आप, कितना भी आगे, दोनों तरफ, वो आपस में नहीं काटती। जैसे रेल की पटरियां,
मेज के दोनों किनारे, दरवाजे के दोनों किनारे, इस बोर्ड के दोनों किनारे, इनको आप कितना भी आगे ले जाओ ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ये एक्चुअल में हमने पिछली कक्षाओं में सीख लिए हैं, लेकिन मैं आपके लिए इनको रिपीट कर रहा हूँ। वैसे मेरा आज का टॉपिक था एक्सरसाइज 3.1 चतुर्भुज वाला। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से हम इनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो समांतर रेखाएं क्लियर हो गया अभी आपको। मीनिंग भी क्या है इसका, समांतर, समान अंतर। देखो यहाँ अंतर कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, ये समान है, बराबर अंतर है इनके बीच में। ठीक है, इन्हें बोलते हैं समांतर लाइंस या पैरेलल लाइंस। आगे चलते हैं वक्र। तो आज एक्चुअल में जो हमारा आज का टॉपिक था एक्सरसाइज 3.1, उसका जो स्टार्ट होता है वो वक्र से शुरू होता है। चलिए ये तो सारी बातें हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके थे, मैंने आपके लिए ये रिवाइज कर दी। वक्र से चलते हैं। वक्र क्या होता है, जब समतल पर या कागज पर हम पेंसिल से कोई टेढ़ी मेढ़ी आकृति बनाते हैं उसे हम वक्र कहते हैं। वक्र माने आकृति। ये सभी क्या है, वक्र है, आकृतियां हैं। सब क्या है, वक्र, आकृतियां, बिना पेंसिल को उठाए। और वक्र का हिंदी अर्थ होता है सीधा नहीं, सीधा नहीं। लेकिन गणित की भाषा में वक्र सीधा भी हो सकता है, जैसे कि ये भी एक वक्र है, ये भी वक्र है, वक्र वक्र है सब ये। ठीक है, जब हम समतल कागज पर कोई टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, पेंसिल चलाते हैं और उससे जो आकृति बनती है उसे हम वक्र कहते हैं। वक्र क्लियर हो गया। उसके बाद आती बात सरल वक्र। सरल वक्र क्या होता है, सरल वक्र उसे कहते हैं जो आकृति आपस में नहीं काटती। जैसे मैं यहां से चला, अब ये हम एक दूसरे को लाइनें नहीं काट रही है, यदि मैं इस लाइन को यहाँ ले गया, ये काट दिया इसको, तो अब ये सरल वक्र नहीं है। क्या नहीं है, सरल वक्र नहीं है। ये भी सरल वक्र नहीं है, ये आपका सरल वक्र नहीं है, और ये आपका सरल वक्र नहीं है। सरल वक्र, ये आपका सरल वक्र है, सरल वक्र है, सरल वक्र है, सरल है। ठीक है, ये सभी आपके सरल वक्र हैं। उसके बाद आता है सरल बंद वक्र। ऐसी आकृति जो बंद होती हैं और एक दूसरे को नहीं काटती हैं। देखो मान लो ये वैसे तो बंद है लेकिन ये काट रही है एक दूसरे को, तो ये सरल बंद वक्र नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं बहुभुज व उनके वर्गीकरण। बहुभुज, बहुभुज क्या होता है, बहुभुज वो होता है केवल रेखाखंडों से बना, केवल रेखाखंडों से बने सरल बंद वक्र को हम बहुभुज कहते हैं। केवल रेखाखंडों से, ये भी सरल बंद वक्र है लेकिन ये रेखाखंड नहीं है, इसलिए इसको हम बहुभुज नहीं कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है बहुभुज व उनके वर्गीकरण। तो ये आप वैसे सीख चुके हो पिछली कक्षा में, मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूं आपको। बहुभुज व उनका वर्गीकरण। तीन भुजा वाले को हम त्रिभुज कहते हैं, चार भुजा वाले को हम चतुर्भुज कहते हैं, और चतुर्भुज हमारे बहुत सारे होते हैं, इनके बारे में आप पढ़ चुके हो। त्रिभुज, चतुर्भुज, पांच भुजा वाले को हम पंचभुज कहते हैं, छह भुजा वाले को हम षटभुज कहते हैं। तो ये सब क्या है, बहुभुज। अच्छा, अब बहुभुज के बाद जो बात आती है वो आती है भुजाएं, शीर्ष और विकर्ण कितने होते हैं। बहुभुज के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने विकर्ण होते हैं। जैसे त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, कितने शीर्ष हैं, कितने विकर्ण हैं। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं, कितने शीर्ष हैं और कितने विकर्ण हैं। इस बात को जानने से पहले हम इन तीनों की परिभाषाएं सीखेंगे, इन तीनों की परिभाषाएं सीखेंगे। भुजाएं क्या होती है, जिन रेखाखंडों से मिलकर बहुभुज बनता है, जिन रेखाखंडों से मिलकर बहुभुज बनता है उन रेखाखंडों को भुजाएं कहते हैं। कितनी भुजाएं हैं इसकी, 1 2 3 4, 1 2 3, ये 3 भुजाएं हैं इसकी। ये 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं इसकी।
ठीक है, भुजाएं क्लियर, दोबारा से बता रहा हूं, जिन रेखाखंडों से मिलकर बहुभुज बनता है उन्हें भुजाएं कहते हैं। आगे चलिए, शीर्ष पर, शीर्ष क्या होता है? किन्हीं दो भुजाओं के मिलने वाले बिंदु को, जहां पर दो भुजाएं मिलती हैं, ये भुजा और ये भुजा मिल गई, उस बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं। ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये वाली भुजा, ये भुजा मिल रही है, इसे हम शीर्ष कहते हैं। तो शीर्ष भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम विकर्ण पर। विकर्ण क्या होता है? देखो, विकर्ण उस रेखाखंड को कहते हैं जो दो शीर्षों को मिलाता हो और वो दो शीर्ष कैसे ना हो, आसन्न ना हो। क्या ना हो? आसन्न। नया बिंदु आ गया एक, आसन्न क्या होता है? आसन्न कहते हैं एक रेखाखंड के छोरों को, किनारों को या अंतिम बिंदुओं को। ये अंतिम बिंदु है इस रेखाखंड के, इन्हें बोलेंगे आसन्न बिंदु। ये बिंदु और ये बिंदु क्या है? इस रेखाखंड के अंतिम बिंदु, इन्हें बोलेंगे हम आसन्न बिंदु। अब समझिए, ऐसे दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो बिंदु आसन्न ना हो। अब ये बिंदु और ये बिंदु आसन्न नहीं है ना भाई, ये दो तो थे, ये दो भी थे, लेकिन ये वाला और ये वाला आसन्न नहीं है। आई बात समझ में? तो भुजाएं, शीर्ष, विकर्ण, तीनों चीज जब आपको क्लियर हो जाएं, तो अब चलते हैं वापिस हम इस वाले टॉपिक पर, बहुभुज व उनके वर्गीकरण। बहुभुज बता दिया था आपको, केवल रेखाखंडों से बनी सरल बंद वक्र को बहुभुज कहते हैं। तीन भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चार भुजाओं वाली आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। पांच भुजाओं वाली आकृति को हम पंचभुज कहते हैं। छह भुजाओं वाली आकृति को हम षटभुज कहते हैं। ठीक है, सात वाली को सप्तभुज, आठ वाली को अष्टभुज, इस तरह। अब बात आती है कि इन बहुभुजों में कितने तो भुजाएं हैं, कितने शीर्ष हैं और कितने विकर्ण हैं। चलिए, तीन भुजाएं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष। तो त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं, विकर्ण इसके अंदर जीरो होते हैं। कितने होते हैं? जीरो। चतुर्भुज की बात करते हैं। चतुर्भुज कोई सा भी हो, आयत हो, वर्ग हो, कोई सा भी हो, चार भुजाएं होती हैं, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। तो भुजाएं कितनी होगी इसमें? चार। शीर्ष कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। विकर्ण कितने हो गए? एक, दो। कितने विकर्ण हो गए? दो विकर्ण हो गए। ठीक है भाई। इस तरह हम पंचभुज की बात करते हैं। चलिए पंचभुज पर। पंचभुज में कितने शीर्ष है भाई? एक, दो, तीन, चार, पांच। शीर्ष कितने हो गए? पांच। भुजाएं एक, दो, तीन, चार, पांच। विकर्ण कितने होते हैं भाई? विकर्ण देखो, यहां से यहां एक विकर्ण, दो, तीन, चार, पांच, और भी कोई है? देखो यहां से भी, यहां से यहां मिल गया, यहां से यहां मिल गया। ठीक है, इसके बाद यहां से देखो, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, ये भी हो गया। यहां से ये और ये हो गया, इधर से ये। कितने विकर्ण हो गए भाई? पांच ही विकर्ण हो गए इसके अंदर। एक, दो, तीन, चार और ये पांच। इस तरह हम षटभुज के भी भुजाएं छह और इसके शीर्ष भी छह। विकर्ण देखो इसके, अब यहां से यहां गया, एक, दो, तीन, यहां से देखो चार, पांच, छः। ठीक है भाई। यहां से देखो सात, आठ, और देखो और कोई है? यहां से एक, नौ। तो कितने विकर्ण हो गए? नौ विकर्ण हो गए। ठीक है, तो बहुभुज व उनके वर्गीकरण भी हो गया है। आगे चलते हैं, अभ्यंतर बहिर्भाग परिसीमा। कोई भी आकृति है आपकी,
कोई भी आकृति, उसके अंदर के भाग को हम अभ्यंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्यंतर। बाहर के भाग को बहिर्भाग कहते हैं। ये बहिर्भाग है। बहिर्भाग की कोई सीमा नहीं होती। बहिर्भाग बहुत बड़ा होता है, विस्तृत होता है। इसका बहिर्भाग बहुत बड़ा है। अभ्यंतर इन सबका सीमित होता है। तो अभ्यंतर क्लियर हो गया भाई। अभ्यंतर किसी भी बहुभुज के अंदर का भाग, बहिर्भाग बाहर का भाग। अभ्यंतर सीमित होता है, बहिर्भाग सीमित नहीं है, अनंत है। और तीसरा परिसीमा। परिसीमा जो ये इसकी चारों ओर सीमा है, इसे कहते हैं परिसीमा। तो कोई भी बिंदु जो है वो तीन जगह होगा, या तो अभ्यंतर में होगा, बहिर्भाग में होगा, या परिसीमा पे होगा। तीनों चीज क्लियर। आगे चलते हैं। उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज क्या होते हैं? ये जितने भी बहुभुज कराए ये सभी क्या थे? आपके उत्तल। अंतर क्या है देखो, ये बहुभुज जो है ये आपके उत्तल बहुभुज हैं। ये दोनों बहुभुज क्या हैं? आपके अवतल बहुभुज है। क्यों हैं? ऐसे बहुभुज जिनका विकर्ण आकृति से बाहर निकल जाए, आकृति से बहुभुज से बाहर चला जाए, उसे हम अवतल बहुभुज कहते हैं। देखो ये बिंदु और ये बिंदु क्या है? आसन्न नहीं है, तो ये विकर्ण बनेगा, और विकर्ण ऐसे बनेगा। विकर्ण कहाँ गया? आकृति के बहिर्भाग में, बहुभुज के बहिर्भाग में गया। लेकिन इनका विकर्ण कहाँ है? अभ्यंतर में है। कहाँ भाई? अभ्यंतर में है। ओके बच्चों, इनके विकर्ण कहाँ होते हैं? अभ्यंतर में, और इनका विकर्ण जो है वो बहिर्भाग में चला जाता है। ये गया। इसीलिए ये बहुभुज जो हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे अवतल बहुभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवतल। और ये वाले क्या कहलाते हैं? हमारे उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। चलिए आगे, सम बहुभुज क्या होते हैं? सम बहुभुज ऐसी आकृति, ऐसे बहुभुज होते हैं जिनकी भुजाएं सम हो, बराबर हो, जिनके कोण बराबर हो, सम हो। समकोणीय और समभुज, उन्हें हम समबहुभुज कहते हैं। ठीक है। जैसे आपका वर्ग, क्या है आपका? वर्ग। वर्ग आपका समबहुभुज है, उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती हैं भाई? बराबर। त्रिभुज ये बराबर हैं, इसके तीनों कोण कितने के होंगे? 60-60 के। भुजाएं तीनों बराबर, क्या कहेंगे इसको? समबाहु। क्या बोलेंगे इसको? समबाहु। ऐसे ही पंचभुज ले लो आप। पंचभुज की यदि ये पांचों भुजाएं बराबर होंगी तो पांचों कोण भी बराबर होंगे, और इसे कहेंगे हम, सॉरी इस तरह का नहीं बनेगा, वो ऐसा बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा वो। ठीक है। तो इन्हें कहते हैं हम समबहुभुज। समबहुभुज वो होता है जिसका सभी कोण बराबर हों, सभी भुजाएं बराबर हो, उसे हम समबहुभुज कहते हैं। विषम बहुभुज, जैसी आपकी आयत है, इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं, कोण तो बराबर हैं। इसकी हैं एक्सरसाइज 3.1 पर। एक्सरसाइज 3.1 क्या कहती है? पहला क्वेश्चन, निम्न आकृतियों में इनके आधार पर इनका वर्गीकरण करना है। मैंने अभी आपको बहुत सारे पॉइंट्स कराए थे, जिसमें साधारण वक्र मतलब सरल वक्र कराया था। तो बताइए सरल वक्र के आधार पर इनमें कौन कौन सरल वक्र है? सरल वक्र क्या होते हैं? ऐसी आकृतियां जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये एक दूसरे को नहीं काट रही है, तो ये भी है। इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये है एक तो, ठीक है, ये भी नहीं काट रही किसी एक दूसरे को। दूसरी भी है, ये देखिए, ये सरल वक्र नहीं है। क्यों नहीं है सरल वक्र? पहली बात तो वक्र की ही मैंने विशेषता बताई थी। समतल पर कोई भी ऐसी आकृति जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन आकर अंत में
या तो यहाँ मिलनी चाहिए या ना मिले। अगर यहाँ मिल गई तो हमारी आकृति कंप्लीट हो गई हमारी। तो और बिना पेंसिल उठाए, पेंसिल नहीं उठी चाहिए हमारी। यहाँ तो देखो, यहाँ से चलते हैं, ये पहुँच गया हमारा यहाँ उठानी पड़ेगी जब बनेगी। तो ये दो अलग अलग आकृतियाँ हैं। तो ये हमारी सरल वक्र नहीं है, ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसलिए ये भी नहीं है। ये है, ये भी है, देखो ये भी है, ठीक है, ये भी नहीं है। ये क्योंकि दो अलग अलग वक्र हो गए, एक अलग ये है, एक अलग ये है, ठीक है। तो इसलिए ये भी सरल वक्र नहीं है। आगे चलते हैं, साधारण बंद वक्र। अब ऐसी आकृति जो बंद भी हो, ठीक है, देखो ये भी सरल वक्र है, लेकिन ये सरल बंद वक्र नहीं है, मैंने आपको बताया था। अब ये सरल बंद वक्र है, मतलब खुली बंद आकृति है। साधारण मतलब होता सरल। ढूंढिए कौन सी है। ये भी है, ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, जो सेम यही वाली ये है। आगे चलते हैं, बहुभुज कौन कौन सी। देखो बहुभुज क्या होती है, परिभाषा याद करें दोबारा से। केवल रेखाखंडों से बनी सरल बंद वक्र, केवल रेखाखंड से। रेखाखंड से ये बन रही है, तो ये है, ये बन रही है, ये भी है। ये तो वक्र ही नहीं है, सरल वक्र नहीं है, तो बहुभुज कहाँ से हुआ। ये रेखाखंड से नहीं बन रही, तो ये नहीं है। तो पहला, दूसरा और बाकी कोई भी नहीं है। इसमें देखो ये रेखाखंड नहीं है, रेखाखंड नहीं है। तो कौन सा आ गया, पहला और दूसरा आ गया। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होते हैं, जिसके विकर्ण बहुभुज के अभ्यंतर में हो, बाहर ना जाए। देखो इसका विकर्ण, ये वाला विकर्ण जो है वो कहाँ गया, अब बहिर्भाग में गया, तो इसलिए ये बहुभुज नहीं है। सॉरी, कौन सा नहीं है, उत्तल बहुभुज नहीं है, क्योंकि इसका विकर्ण बाहर गया, इसके विकर्ण अंदर है, तो ये है ये वाला। और कोई इसमें बहुभुज नहीं है। पहली बात तो दो ही बहुभुज थे, कौन कौन से थे, पहला और दूसरा। उसमें से उत्तल बहुभुज तो आ गया आपका दूसरा वाला, अवतल बहुभुज कौन सा आ जाएगा आपका, पहले वाला। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। पहला है एक उत्तल चतुर्भुज। ये सभी क्या हैं, उत्तल चतुर्भुज हैं। सभी क्या हैं ये सभी क्या हैं, आपके उत्तल हैं। आपकी विकर्ण 1 विकर्ण 2, विकर्ण 1 विकर्ण 2, विकर्ण 1 विकर्ण 2। कितने होते हैं ऐसे भाई, 2 विकर्ण। सेकंड, समषटभुज। प्रत्येक कौन बराबर है इसका भाई, प्रत्येक भुजा बराबर है, इसलिए क्या कहलाता है ये, समषटभुज। कितने विकर्ण है, देखो चेक करते हैं। देखो 1 2 3, इसके बाद यहां से 4 5 6, यहां से चलते हैं अभी 7 8। ठीक है भाई, यहां से चलते हैं अब ये 9। तो कितने हो गए इसमें, 9 विकर्ण हो गए। आप निकाल लेना भाई, कॉपी पे करके देखना आप, 9 ही विकर्ण होंगे। त्रिभुज में कितने होते हैं, कोई विकर्ण नहीं, 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप। उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या होगा। देखो हमने पिछली कक्षा में त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म सीखा था। कोण योग,
मतलब उसके त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180। कितना होता है भाई? 180 डिग्री होता है। आप एक उत्तल चतुर्भुज लीजिए कोई भी, ले लिया, इसको दो भागों में बांटो आप। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण। वो कह रहा है इसके चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या होगा, मतलब चारों कोणों का जोड़ कितना होगा, 1 2 3 4 कितना होगा। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, ये एक त्रिभुज बन गया आपका। तो ये वाला कोण 1 प्लस कोण x कोण m 180 भाई। अब यहाँ आ जाइए, ये कोण y, ये कोण n, ये 3 है। कोण 3 प्लस कोण y प्लस कोण n बराबर 180। और आप जानते हो x प्लस y क्या है, दोनों जोड़ देंगे इनको। कोण 1 प्लस कोण 3, कोण x प्लस कोण y, कोण m प्लस कोण n बराबर 180 180 360 हो गया भाई। x और प्लस y क्या है, x प्लस y क्या है, कोण 2, कोण m प्लस n क्या है, कोण 4। तो क्या आ गया, चारों कोणों का जोड़ कितना आ गया भाई, 360 डिग्री। आगे कहता है कि यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो, उत्तल ना हो तो कैसा हो, अवतल हो। अवतल कैसा होता है भाई, 1 2 3 4 चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, अवतल। क्यों, क्योंकि इसका विकर्ण जो है बाहर से जा रहा है, बहिर्भाग में है। अब चेक करिए, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण। क्या कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 360 होगा भी? हाँ, अब भी 360 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तालिका को जांच कीजिए, तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात करिए। देखिए ध्यान से, आकृति क्या है, त्रिभुज। कितने त्रिभुज है इसके अंदर, एक है, इसलिए 1 गुना 80 बराबर 180। भुजा कितनी है, 3। ठीक है, 3 में से 2 हटाया, क्या बचेगा, 1 गुना के 180 आ गया भाई। आइए यहाँ पर चतुर्भुज पे आइए, भुजाएं कितनी है, 4, 2 गुना 180 होता है, मतलब 360। कैसे, 4 कितने त्रिभुज है, 1 और 2, तो 4 में से 2 हटाइए, कितना बचेगा, 2। ठीक है, 2 गुना 180 360। मेरी बात को ध्यान समझे, जितने त्रिभुज होंगे उतने त्रिभुजों की, उतनी संख्या की गुना करनी है 180 से। 2 त्रिभुज है तो 2 गुना 180, 3 त्रिभुज है 1 2 3, तो 3 गुना 180। कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4, 4 गुना 180। ठीक है, जितने त्रिभुज बनेंगे उतने त्रिभुजों की गुना 180 से करनी है। या आप दूसरे रूप में क्या कहोगे, आप, हम जितनी भुजाएं हैं इनमें से 2 हटाओ, इनमें से 2 हटाओ। 3 भुजाएं हैं, 3 में से 2 हटाओ, 1 बचेगा, 1 गुना 180। 4 भुजाएं हैं तो 4 में से 2 हटाओ, 2 बचेगा, 2 गुना 180। 5 भुजाएं हैं तो 5 में से 2 हटाओ, 3 बचेगा, 3 गुना 180। 6 भुजाएं हैं, 6 में 2 हटाओ, 4 बचेगा, 4 गुना 180। ये हो जाएगा 1872 720 डिग्री, ये हो जाएगा 540 डिग्री। ठीक है, इस तरह हम कोणों का योगफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कोणों का योगफल। अब आपका क्वेश्चन क्या है, एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं, अभी बताया मैंने आपको क्या कह सकते हैं। जिसकी भुजाएं निम्न लिखते हैं, भुजाएं मान लो 7 हो, तो बताओ कोणों का योगफल कितना होगा, कितना होगा बताओ भाई। कोणों का योगफल होगा भाई, 7 में से कितना हटाना है, 2 गुना 180, कितना आ गया, 5 गुना 180, 58 90 900 डिग्री। ठीक है, अगर 8 हो तो क्या होगा, 8 हटा के 2,
गुना 180 कितना बचेगा 6, 6 गुना के 180 कितना गया 18 छक्के 108। इस तरह में क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं 5वां। समबाहुभुज क्या है? एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें, पहली बात तो समबाहुभुज क्या होता है? जिसमें समभुजा हो और समकोण हो, सारी भुजाएं बराबर हों, सारे कोण बराबर हो, उसे हम समबाहुभुज कहते हैं। पहला, 3 भुजाएं वाले समबाहुभुज को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समबाहु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी है, 5 का सेकंड देखो। जिसकी 4 भुजाएं हो उसे कहते हैं वर्ग, और जिसकी 6 भुजाएं हो उसे कहते हैं सम षट भुज। ठीक है भैया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है x का मान ज्ञात करिए। x क्या मेरा? ये x है। पहली बात बता दूं, जो इसका मतलब होता है, मान लो यहाँ एक लाइन है, यहाँ भी लाइन है 2 और यहाँ भी 2 है, इसका मतलब क्या है? ये कौन बराबर है? जैसे देखो यहाँ पर देखो, ये 2 लाइन है, 2 लाइन 2 लाइन, इसका मतलब क्या है? ये सभी बराबर है, ये बराबर का निशान होता है। हमें x निकालना। पहली बात तो देखो, ये वाला कौन, ये वाला कौन, ये कितने कौन हो गए आपके? 1 2 3 4 5, ये पंचभुज है, 5 कौन है इसके। पंचभुज के पांचों कोणों का योग क्या होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, बताया था 5 में से 2 गए गुना 180 बताया था भाई, 3 गुना 180 हो गया 540 डिग्री। तो पांचों कोणों का जोड़ कितना हो गया? 540। नंबर दे देते हैं 1 2, ये 3 4 और ये 5 है हमारा। कैसे करेंगे? कौन 1 प्लस कौन 2 प्लस कौन 3 प्लस कौन 4 प्लस कौन 5 बराबर हो गया 540 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई नहीं। अब देखिए आप, हमें बताया कौन 1 प्लस कौन 70 बराबर 180 डिग्री। क्यों? ये 180 डिग्री कौन सा है? यहाँ लिख देंगे रेखीय कोण, सरल रेखीय कोण। ऐसे ही कौन 2 प्लस कौन 60 बराबर 180 डिग्री, दोनों को जोड़ने पर तो कौन 1 प्लस कौन 2 प्लस कौन 70 प्लस कौन 60 बराबर हो गया 360। कौन 1 प्लस कौन 2 बराबर हो गया कौन प्लस 130 बराबर 360। 1 प्लस कौन 2 बराबर हो जाएगा 360 घटा के 130, 130 इधर चला गया बराबर बचेगा 230। तो कौन 1 और कौन 2 कितना आ गया हमारा? 230। इसका मान कहाँ रख दो आप? इसमें रख दो, रखिए। कौन 1 प्लस 2 कितना आ गया? कौन 230 डिग्री, इसके स्थान पर रख दिया। प्लस कौन 3 प्लस 4 प्लस कौन 5, कौन 5 कितना 30 डिग्री बराबर हो गया हमारा 540 डिग्री। 230 और 30 कितना हो गया? 260। इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा ये? कौन 3 प्लस कौन 4 बराबर हो गया 540 घटा के 260, कितना बचेगा भाई? 280। अब आप जानते हैं कि कौन 3 और कौन 4 क्या है? दोनों बराबर हैं। यह कौन 3 प्लस 4 बराबर 280 आ गया। अब ये वैल्यू हम काउंट कर देंगे, इसके अंदर करेंगे। 3 प्लस 4 क्या है? x और x। तो कौन x प्लस कौन x बराबर 280। x और x आ जाएंगे 2x बराबर 280 और x बराबर आ जाएगा 280 बटे के 2 कट के आ गया 140 डिग्री। तो x बराबर आ गया 140 डिग्री। निकल गया हमारा ये क्वेश्चन भाई। छठे का एक पार्ट हो गया। छठे में कई पार्ट हैं, बाकियों को आप अपने आप करेंगे। चलिए मैं एक बार स्कोर बता देता हूँ, ऑरली अपने आप करोगे। ये बराबर भुजाएं हैं तो बराबर ही कौन है इसके, सबको x मान लो, x x x और ये x। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्योंकि ये समपंचभुज है। ये क्या भाई? ये समपंचभुज।
तो कौन x जमा कौन x जमा कौन x जमा कौन x जमा कौन x बराबर हो गया 500 कितना होता भाई 18×54 540 डिग्री। तो 5x बराबर 540 x बराबर 540 बटे के 5 काटो एकम 0 और 5 40 108 x बराबर आ गया 108। तो ये छटेगा। नेक्स्ट पार्ट था आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में यह आकृति दी गई है और आपको x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है आपको। ठीक है, ये निकालना आपको। देखिए इसका भी नाम देते हैं, ये कौन 1 है आपका। हम जानते हैं कि कौन 1 प्लस कौन 30 प्लस कौन 90 बराबर क्या होता है 180। 90 और 30 120। कितना जाएगा भाई 60। तो कौन 1 क्या आ गया मान भाई 60। आगे 60 भाई आप सभी जानते हैं ये क्या है सरल रेखीय कोण। क्या है ये सरल रेखीय कोण। हम यहाँ लिखेंगे कौन x प्लस कौन 90 बराबर क्या है 180। ब्रैकेट लिखेंगे आप यहाँ पर सरल रेखीय कोण। कौन y प्लस कौन 60 बराबर 180। कौन z प्लस कौन 30 बराबर 180। इसको ले दो 1 2 3 जोड़ने पर तो हो जाएगा ये कौन मैं बोर्ड क्लियर कर दूं। सॉरी कौन x प्लस y प्लस कौन z प्लस के 90 60 कितना हो गया भाई 180 हो गया ये भी हमारे बराबर ये कितना आएगा 540। कितना बचेगा भाई ठीक है भाई 560। कौन x प्लस कौन y प्लस कौन z बराबर 360। तो यह आपकी एक्सरसाइज 3.1 थी, कंप्लीट हो गई है। आप सभी क्वेश्चन इस तरह कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।